नमस्ते दोस्तों, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां भारती, जय हिंद। अब तक हमने देखा कि वार इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करती है, लेकिन अब हम पहुंचते हैं कि एक ऐसे टॉपिक की तरफ जहां बिना ये सब चीज़ों की आप मॉडर्न दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एनर्जी, बिजली, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। आज की दुनिया की हर सिस्टम एनर्जी पर डिपेंड करता है। आपका मोबाइल फोन, इंटरनेट, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ। वार के दौरान फ्यूल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। ऑयल रिफाइनरीज अपना टारगेट काम कर सकती है। गैस पाइपलाइन डैमेज हो सकती है। पावर प्लांट पर अटैक हो जाने का खतरा भी होता है। और रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज, फ्यूल का शॉर्टेज, पावर कट्स। अब सोचिए, सुबह उठते ही बिजली नहीं है, पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं है, फैक्ट्रीज को डीजल नहीं मिल रही है, ट्रक्स अपना ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है। पूरा इकोनॉमी सिस्टम धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है। और एनर्जी क्राइसिस का असली इंपैक्ट इस प्रकार होता है। अब बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम कैसे ब्रेकडाउन हो जाती है। वार का सबसे पेनफुल इंपैक्ट हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ता है। हॉस्पिटल पेशेंट से भरने लगते हैं, डॉक्टर और नर्स को लगातार काम करना पड़ता है, मेडिसिन की शॉर्टेज शुरू हो जाती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई पर इफेक्ट पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वार इंजरीज तक ही नहीं होती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, हार्ट पेशेंट्स को मेडिसिन नहीं मिल पाता है, चिल्ड्रंस को वैक्सीन नहीं मिल पाती है। जब हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो क्या होता है कि नॉर्मल पेशेंट्स भी सफर करने लगते हैं। और फिर आता है मेंटल हेल्थ क्राइसिस, फियर, स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन। कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर को खो देते हैं, कई लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। ये इमोशनल डैमेज कई बार वार खत्म होने के बाद सालों साल तक चलते रहता है। एजुकेशन सिस्टम की भी बर्बादी हो जाती है। वार का एक साइलेंट विक्टिम होता है एजुकेशन। स्कूल बंद हो जाते हैं, टीचर्स माइग्रेट हो जाते हैं, इंटरनेट सर्विस अफेक्ट हो जाती है, स्टूडेंट की पढ़ाई रुक जाती है। कुछ स्कूल रिफ्यूजी का सेंटर बन जाते हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस का भी मैंने जिक्र करूंगा। आज की लॉस्ट एजुकेशन कल की लॉस्ट एजुकेशन है कि जैसे आज अगर एजुकेशन इफेक्ट होगा तो कल वो सारा चीजें इकोनॉमी पर भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो युवा अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बाद में वही युवा एजुकेशन इकोनॉमी को भी सप्लीमेंट कर पाएंगे। एक्सपर्ट इसे लॉस्ट जनरेशन भी कहते हैं कि जैसे अगर 2017 से लेकर 2025 तक कोई युद्ध चला है तो वो 17 से 25 के बीच में 8 साल के बीच में बहुत सारे युवा नहीं पढ़ाई अच्छा से कर पाए होंगे। फिर बाद में उसका उम्र बढ़ेगा तो वो देश के किसी डिपार्टमेंट में उसको काम करना पड़ेगा। तो विदाउट एजुकेशन वो अच्छे तरीके से वो सारे डिपार्टमेंट में अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली वो हमारे देश के इकोनॉमी को भी लॉस करेगी। रिफ्यूजी क्राइसिस। अब इमेजिन करिए कि आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन अचानक आपको सब छोड़कर भागना पड़ सकता है। सिर्फ एक बैग के साथ आपका पूरा सिस्टम वहां पर था, लेकिन आपको वहां से माइग्रेट करना पड़ रहा है। इसी को रिफ्यूजी क्राइसिस बोलते हैं। लोग अपने घर छोड़ देते हैं, अपनी जमीन छोड़ देते हैं, अपनी बिजनेस छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात अपनी यादें छोड़ देती है। सब कुछ पीछे छूट जाता है। कुछ लोग देश के अंदर ही सेफ एरिया में चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरे देश में भी शिफ्ट हो जाते हैं। रिफ्यूजी कैंप बनाए जाते हैं, लेकिन कैंप्स में भी लाइफ आसान नहीं होती है। फूड का शॉर्टेज होता है, वाटर का शॉर्टेज होता है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम होती है, अनसर्टेन फ्यूचर होता है। ये सब रिफ्यूजी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। उसके बाद खतरा होता है इंटरनल रिवोल्ट का और सिविल अनरेस्ट जिसे बोलते हैं। जब वार लंबी चलती है तो महंगाई बढ़ती है, जॉब कम हो जाती है, फूड क्राइसिस आता है तो लोग गुस्सा होने लगते हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, राइट्स भी हो सकती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है, गवर्नमेंट के डिसीजन पर सवाल उठने लगते हैं। कुछ रीजन में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं काफ़ी देरी बड़े लेवल पर। अब गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट को एक साथ दो बैटल लड़नी होती है। एक तो सामने वाले देश के साथ जिसका साथ वो युद्ध पर है, और दूसरा इंटरनल इनस्टेबिलिटी से, जिसके वजह से उसे सेना का मूवमेंट्स इंटरनली भी अलग अलग जगह डिस्प्लेस करना पड़ता है, अलग अलग जगह डिप्लॉय करना पड़ता है, मिलिट्री आर्मी वगैरह को। फिर फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोपेगेंडा और FCRA। मॉडर्न वारफेयर में फॉरेन इन्फ्लुएंस भी इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज इंफॉर्मेशन एक विपन की तरह बन चुकी है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जाते हैं, ऑनलाइन नैरेटिव्स लिखे जाते हैं, प्रोपेगेंडा चलती है, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ये सब पब्लिक को अफेक्ट करती है। इसी वजह से कई डेवलपिंग कंट्रीज फंडिंग और फॉरेन इन्फ्लुएंस को क्लोजली मॉनिटर करती है। हमारा देश भी FCRA ला रहा है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इंडिया में भी FCRA जो है ये फॉरेन फंडिंग को कंट्री ये रेगुलेट करती है। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। इसका पर्पस ट्रांसपेरेंसी रहना होता है, इसी टाइप
टाइप से होता है, मतलब वार के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन और फंडिंग, मतलब दोनों एक मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरह काम करती है। आता है एक बड़ी खतरा, न्यूक्लियर रेडिएशन और इन्वायरमेंटल डैमेज का। अब हम पहुंचते हैं सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटीज की तरफ, न्यूक्लियर रिस्क। अगर वार न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास पहुंच जाता है तो डेंजर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। रेडिएशन हवा में फैल सकती है, पानी कंटामिनेट हो सकती है, एग्रीकल्चर इफेक्ट हो सकती है और ह्यूमन हेल्थ पर लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट डाल सकती है। कैंसर का केस बढ़ जाता है, फ्यूचर जनरेशन इफेक्ट हो सकती है, 5 बच्चे वगैरह, काफ़ी चीज़ें परेशानी हो सकती है और कुछ एरिया में सालों तक रहने लायक नहीं रहता है। लेकिन डैमेज सिर्फ रेडिएशन तक लिमिट नहीं रहती है, वार फॉरेस्ट को डैमेज करती है, नदियों को पोल्यूट करती है और इंडस्ट्रियल केमिकल्स होती है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो सकते हैं। और यानी वार का इम्पैक्ट सिर्फ इंसानों तक नहीं बल्कि नेचर तक को भी दिक्कत करता है। तो हम अब इस वीडियो को कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। ये सीरीज काफ़ी लंबी जा चुकी है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हम कुछ बातों को जानते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सिर्फ बॉर्डर पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं रहती है, ये देश की इकोनॉमी को हिला के रख देती है, जॉब को खत्म कर देती है, महंगाई को आसमान तक पहुंचा देती है, एनर्जी का फूड सिक्योरिटी को चैलेंज करता है, हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम को कमजोर कर देती है, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, मतलब काफ़ी मजबूर हो जाते हैं लोग, और कभी कभी पूरी जनरेशन का फ्यूचर बदल के रख सकती है। लेकिन एक और बात समझना मतलब जरूरी है, हर बार अलग होती है, हर देश की तैयारी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन भी अलग होती है, समझे, मतलब तैयारी अलग है, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है। जिससे अगर कोई देश है उसके अंदर पहले से इंटरनल रिवोल्ट चल रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर पीओके में अगर सिविल अनरेस्ट चल रहा है तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा वो भारत के साथ युद्ध लड़ पाएगा। अगर चाइना में कुछ सिविल अनरेस्ट चल रही है तो हम हिस्ट्री में हमें मतलब इतना सिखा दिया है कि जितना ज़्यादा लंबा लड़ाई खींचती है उतना ही ज़्यादा विनाशकारी होते जाती है, उसकी ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। जब हम मतलब टीवी या सोशल मीडिया पर मिसाइल्स या टैंक और एक्सप्लोसिव देखते हैं तो याद रखिए कि उन तस्वीरों के पीछे करोड़ों लोगों की जिंदगी होती है। एक माँ अपने बच्चों को सेफ्टी के लिए मतलब एक माँ अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए परेशान है, एक स्टूडेंट जिसका स्कूल बंद हो गया हो, एक वर्कर्स जिसका नौकरी चला गया हो, एक डॉक्टर जो बिना रुके पेशेंट का इलाज कर रहा है, एक ऐसा परिवार जो सिर्फ उम्मीद के साथ जी रहा है कि कब ये सारा चीज़ खत्म हो। इसीलिए वार को समझना सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजी को नहीं बताता है, वो वार को समझने का मतलब है इंसान की कीमत को समझना। कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है, शांति की कीमत हजारों होती है, लेकिन युद्ध की कीमत अक्सर कई गुना ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं मेरे बात को? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री या ये वीडियोस बोलो अगर थॉट प्रोवोकिंग लग रहा हो कि तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। मिलते हैं अगले रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री में या वीडियोस में। यहाँ तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। स्टे ट्यून्ड ब्रो, अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो और जय हिंद।